सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए को पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। खबर इस वक्त की आप जान लीजिए, पूरे देश में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। अब इंडिया की नेबर कंट्री बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जो है सीएए इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। उस पर रिएक्शन दूंगी। उसका टाइटल है सीएए द इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम आबादी जो है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा सीएए का और हिंदुओं पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या भारत जो है मुस्लिम को नागरिकता देगा या नहीं देगा, इस पर हम पूरी वीडियो में इसमें जानकारी लेंगे सीएए पर कि कितना सही और कितना गलत। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट जरूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए को पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। खबर इस वक्त की आप जान लीजिए, पूरे देश में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। अब इंडिया की नेबर कंट्री बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई सीएए की मदद से इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं, इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। बस एक मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर हर तरफ खुशियां मनाई जा रही। कोई मिठाई बांट रहा तो कोई धार्मिक नारे लगाकर सीएए का वेलकम कर रहा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर भी इस पे जश्न मना रही। उन्हें इस फैसले से काफी खुशी हुई है। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी मोदी जी की जय, योगी मोदी जी की खुशी में हम रसगुल्ले बांट रहे हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है। यसीमा हैदर वाकई एक माइंडेड औरत है। उसे अच्छे से मालूम है कि इंडिया में कैसे रहा जा सकता है, कैसे गवर्नमेंट और मेजॉरिटी पब्लिक का सपोर्ट अपने ऊपर बनाए रखना है। हालांकि कुछ लोग सीएए के अपोज में भी हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का कहना है कि सीएए को एन चुनाव से पहले सिर्फ पोलराइजेशन के लिए लाया गया है। ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट है। 4 साल और 3 महीने लगे हैं ये रूल बनाने में, और 4 साल 3 महीने लगाए हैं ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है। अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले ला रहे हैं, और ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। अरविंद केजरीवाल सीएए पर एक लंबा ट्वीट लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं 10 साल देश पर राज करने के बाद ऐन चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से करा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा, उन असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों को लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देश के गरीबों को अपने देश में आने से रोकते हैं, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही, ये देश के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल सीएए को डायरेक्ट देश के लिए खतरा बता रहे हैं। लगभग यही चीज कुछ और लोगों का भी मानना है। जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा कहते हैं, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, थोड़ा फ्री राशन पर, थोड़ा आयुष्मान भारत पर, थोड़ा सब्सिडी पर, थोड़ा बिजली, पानी, आवास पर, आपके टैक्स से सब हो जाएगा। इतना तो हम सब
अफोर्ड कर ही सकते हैं। एक तरह से ये तंज मारते हैं और जाहिर सी बात है देशहित में तो इतना किया ही जा सकता है। नहीं चाहिए, 2 महीने का बिल मेरा 7,000 है, भर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 7,000 बिल आया, 2 महीने का मैं भर दूंगा, लेकिन मुझे अपना देश सुरक्षित चाहिए बस। एक और फेमस साउथ एक्टर थलपति विजय कहते हैं सीए जैसे किसी भी कानून को ऐसे माहौल में इंप्लीमेंट करना एक्सेप्टेबल नहीं जहां देश के सभी लोग सामाजिक सद्भाव सोशल हार्मनी के साथ रहते हैं। क्योंकि इस सीए एक्ट में मुस्लिम को बाहर रखा गया है और विजय इसके अपोज में बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ट्रोल तो इनको किया ही जाएगा। विजय की कुछ इफ्तार पार्टी वाली फोटोज वीडियोस जिसमें वो टोपी लगाए हुए हैं उसे शेयर करके उन्हें मुसलमान साबित किया जाने लगा है। अब सवाल आता है कि आखिर ये सीए क्या है जो इसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, इसकी पूरी कहानी क्या है? क्या मुसलमानों को इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या वाकई इंडिया को इसकी जरूरत है? जानते हैं आज के वीडियो में। CAA ये क्या है, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसे जानने से पहले हम बात करेंगे NRC की। आसान भाषा में बताऊं तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC, जो कि सभी इंडियन सिटीजन का एक रजिस्टर है जिसकी मदद से भारत में रहने वाले लोगों को डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन वैलिड सिटीजन है यानी भारत का मूल निवासी है और कौन इलीगली भारत में रह रहा। इसकी पहचान करके अवैध प्रवासियों को वापस वहीं डिपोर्ट किया जा सके जहां से वो आए हैं, फिर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी और रिलीजन से। भारत के लिए उनका स्टेटस अवैध प्रवासी से ज्यादा और कुछ नहीं। एनआरसी का यही सिंपल सा मतलब होता है, लेकिन अब तक एनआरसी को सिर्फ असम में इंप्लीमेंट किया गया है, बाकी कहीं नहीं। असम में एनआरसी के लिए 3.29 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसकी आखिरी लिस्ट में 3.11 करोड़ लोगों को एनआरसी में जगह मिली, जबकि 19 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो नागरिकता साबित नहीं कर सके। और जिस एम को टारगेट करते हुए एनआरसी इंप्लीमेंट करी गई थी कि मैक्सिमम मुस्लिम एनआरसी के चपेट में आएंगे और उन्हें वापस से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, रिजल्ट उम्मीद के जस्ट उल्टा आता है। असम एनआरसी में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू एनआरसी में फंस जाते हैं जो ये साबित ही नहीं कर पाते कि वो इंडियन ही है। एक तरह से एनआरसी के फेवर में रहने वाली पार्टी बीजेपी का कोर वोट बैंक ही सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी साबित हो जाता है। इसे लेकर बंगाली हिंदू प्रोटेस्ट करते हैं, अपना गुस्सा गवर्नमेंट के ऊपर जाहिर करते हैं। नेवर एक्सेप्ट दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल कम्युनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। इसके अलावा असम एनआरसी में कुछ नाम ऐसे भी थे जो आर्मी में सर्व कर रहे थे। कोई विधायक था तो कोई विधायक की बेटी, जैसे पूर्व विधायक अताउर रहमान का नाम एनआरसी की आखिरी लिस्ट में नहीं था। साथ ही उनके बेटे नजीर अहमद और बेटी मरियम का नाम भी एनआरसी लिस्ट से बाहर था। आर्मी रिटायर्ड हवलदार बिमल चौधरी भी एनआरसी लिस्ट से बाहर रहे, जबकि बिमल चौधरी 1981 से लेकर 1999 तक आर्मी में रहे। रिटायर होने के बाद असम पुलिस में शामिल हो गए, बावजूद इसके विमल एनआरसी लिस्ट से बाहर रहे। इसी तरह पोस्टल डिपार्टमेंट से रिटायर एम्प्लॉय जमाल हुसैन का नाम भी इस लिस्ट में नहीं था, जबकि उनकी वाइफ और उनके भाई का नाम लिस्ट में शामिल था। गुवाहाटी के बिजनेसमैन स्वपन दास की पूरी फैमिली एनआरसी लिस्ट में थी, लेकिन उनकी मां का नाम लिस्ट से गायब था। इसके अलावा AIUDF के विधायक अनंत कुमार बालो भी एनआरसी लिस्ट से गायब रहे, जबकि उनकी पूरी फैमिली लिस्ट में मौजूद होती है। इस तरह एक नहीं बल्कि बहुत से केस सामने आए जिसमें एक ही फैमिली के लोगों के नाम लिस्ट में होते हैं, लेकिन उसी फैमिली का एक या दो मेंबर लिस्ट से बाहर होता है, जिस पर कई तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस लिस्ट में जिसका नाम नहीं था और वो पैसे वाले थे, वो कानूनी लड़ाई की बात करते थे, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं थे उनके पास आंसू बहाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होता। और इन्हीं सारी चीजों के बाद आता है CAA। 9 दिसंबर 2019 होम मिनिस्टर अमित शाह लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB पेश करते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में CAB के फेवर में 125 वोट आते हैं और इसके अपोज में 99, और बीजेपी CAB को पार्लियामेंट में
पास करा लेती है और अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से CAB को अप्रूवल भी मिल जाता है और इस तरह CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, जिसमें यह कानून बनता है भारत की 3 नेबर कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, वहां पर धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे नॉन मुस्लिम, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, सिवाय मुस्लिम को छोड़कर। और इसके लिए कट ऑफ डेट रखी गई 31 दिसंबर 2014, यानी जो नॉन मुस्लिम इस कट ऑफ डेट से पहले भारत आकर रह रहे हैं उन्हें CAA के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इस पूरे कानून में नागरिकता दी जाएगी, ना कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से नॉन मुस्लिम लोगों को भारतीय बनाया जाएगा, ना कि किसी को पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान भेजा जाएगा। नागरिकता देने के लिए कानून है CAA और देश से बाहर निकालने के लिए है NRC। ये दोनों अलग अलग सेक्शन है। लेकिन अब आप होम मिनिस्टर अमित शाह का ये स्टेटमेंट सुनिए। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। पहले CAA आने जा रहा, CAA आने के बाद NRC भी आएगा और यही वो की पॉइंट है जिसे लेकर मैक्सिमम लोग, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी, इसे अपने खिलाफ मानती है। मुस्लिम का तर्क होता है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडियन सिटीजन हैं, लेकिन अगर हम NRC में डॉक्यूमेंट बेसिस पर NRC लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो हमारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, हमें देश से निकाल दिया जाएगा या फिर कैंप भेज दिया जाएगा। जबकि अगर कोई नॉन मुस्लिम सेम प्रोसेस से गुजरता है, NRC लिस्ट में उसका नाम नहीं आता, तो वो वापस से CAA के रास्ते भारत की नागरिकता ले सकता है, भारत का नागरिक वापस से बन सकता है। चूंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है तो इस देश में कोई भी कानून रिलीजन बेसिस पर क्यों बनाया जा रहा, ये तो असंवैधानिक है, भारत के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। यही वो मेन रीजन है जिस वजह से CAA और NRC के खिलाफ पूरे इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट भी हुए। इसमें दिल्ली का शाहीन बाग प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ, इलाहाबाद का मंसूर पार्क मुस्लिम औरतों से भरा हुआ था, पूरे देश में मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पे आ गई थी। 15 दिसंबर को CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली शाहीन बाग रोड पर मुस्लिम औरतें जमा होती हैं। दोनों कानून को मुस्लिम के अगेंस्ट बताया जाता है। हालांकि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, लेकिन फिर भी इसे भड़काने की भरपूर कोशिश करी गई। वेस्ट दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा, अगर शाहीन बाग में CAA और NRC विरोधी प्रदर्शन जारी रहे तो दिल्ली को कश्मीर जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। वर्मा ने यह भी कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी घरों में घुस सकते हैं और हमारी बहनों और बेटियों के साथ बलात्कार कर सकते हैं। एक और सांसद अनुराग ठाकुर का वो देश के गद्दारों वाला नारा भी सामने आता है। 2 फरवरी को CAA के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के बीच कपिल गुर्जर नाम का एक लड़का जो ये कहते हुए 2 राउंड फायर करता है, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हमारे देश में किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। शाहीन बाग प्रोटेस्ट का स्केल इतना बढ़ चुका था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री होती है। हालांकि कोविड पैंडेमिक को देखते हुए 101 दिन बाद शाहीन बाग प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रोटेस्ट का असर यह होता है कि जो गवर्नमेंट CAA को लेकर इतना हाइपर एक्टिव होती है कि 9 दिसंबर को लोकसभा, 11 दिसंबर को राज्यसभा और अगले ही दिन 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिलने के बावजूद CAA को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। इसे 4 साल तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इलेक्शन रैली में तो इसकी बात होती, लेकिन इसके इंप्लीमेंट को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अचानक से 4 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट CAA को पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई कम्युनिटी के लोगों के लिए भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो जाता है। अब जिसे भारत की नागरिकता चाहिए उसके लिए उसे कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना होगा। कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। CAA के तहत जिसे नागरिकता दी जाएगी उसका 1 साल तक लगातार भारत में ही रहना कंपलसरी है। मतलब नागरिकता के लिए अप्लाई करने से पहले 12 महीने भारत में ही रहना होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसमें 12 महीने तो रहना ही होगा, वो भी कंटिन्यू, लेकिन इसके अलावा वो भारत में 6 साल तक रह चुका हो। ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने वाले को ही
भारत की नागरिकता मिलेगी। अब जिसका ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है और वो सीए के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो उसे ये बताना होगा कि वो अपनी पुरानी नागरिकता, फिर वो किसी भी कंट्री की हो, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की या फिर बांग्लादेश की, वो उसे छोड़ रहा है और वो भारत में रहना चाहता है। एक और पॉइंट में कहा गया है जो भारत की नागरिकता लेगा उसे ईमानदारी से भारत के कानून को मानना पड़ेगा, साथ ही उन्हें ये ओथ लेनी पड़ेगी कि वो भारत के संविधान पर सच्ची आस्था रखते हैं। इसके अलावा भी भारत की नागरिकता उन्हें ही मिलेगी जिन्हें संविधान की 8वीं सूची में मौजूद लैंग्वेजेस में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की नागरिकता पाने के लिए नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को पहले तो यह साबित करना होगा कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के नागरिक हैं। इसके लिए उन्हें वहां के पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, लाइसेंस या जमीन के दस्तावेज समेत सभी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। सीएए आ तो जरूर गया है, लेकिन सीए के रास्ते भारत की नागरिकता लेना बिल्कुल भी आसान नहीं। और ये जो एक तरफ कहते हैं कि सीए से भारत में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन जब वही लोग ये भी कहते हैं कि कागज दिखाना पड़ेगा तो उनके इंटेंशन को भी समझा जा सकता है। हालांकि जहां तक बात है कागज दिखाने की, तो सीए में भारत के मुसलमानों को कागज दिखाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, उन्हें जरूर दिखाना पड़ेगा जो सीए के तहत भारत में आकर रहना चाहते हैं। मुस्लिम को डर है तो सिर्फ सीए और एनआरसी के कॉम्बो से। ऐसे में अगर एनआरसी आता है और एनआरसी के तहत जितने भी मुस्लिम एनआरसी लिस्ट से बाहर होंगे उन्हें या तो डाउटफुल सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, या फिर अगर यह प्रूव होता है कि वो कहां से आए हैं और इलीगली भारत में रह रहे हैं तो उन्हें वापस वहीं डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जबकि नॉन मुस्लिम के पास एक ऑप्शन होगा सीएए, जिसकी मदद से वो वापस से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। हालांकि अभी तक एनआरसी की सिर्फ बातें होती है, ये आएगा या नहीं आएगा या कब तक आएगा इसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अगर आता है और असम जैसी सिचुएशन सामने आती है, मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम एनआरसी लिस्ट से बाहर होते हैं, तो सीएए उन सभी नॉन मुस्लिम के लिए बैकडोर की तरह काम करेगा। अब जहां तक बात है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई कम्युनिटी से जो लोग भारत की नागरिकता लेंगे तो उससे किस तरह की प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहाँ बसाओगे? इनको घर कहाँ से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बम्बई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहाँ बसाओगे? इतने थोड़ी आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। हम उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को और अफगानिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को नौकरी देने की चिंता कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो नौकरी दे लें पहले। हालांकि केजरीवाल कहां तक सही है ये तभी मालूम चल पाएगा जब सीए के तहत भारत में नागरिकता लेने वालों के नंबर बढ़ेंगे और फिर इंडियन गवर्नमेंट उनके सर्वाइवल को कैसे मैनेज करती है, ये देखने लायक होगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल सीए के तहत आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन एक इंटेंशन तो है कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा तो ये इंटेंशन जो है, आप अगर भारत के नागरिक आपको समझते तो वो शामिल भी करते, और अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो ये समझते तो यही कहते कि जो है डॉक्यूमेंट भी नहीं किसी को दिखाना है, जो आएंगे उनको दिखाना है, उनको करना है, और जो जिनके पास नहीं है उनको देना है। तो सीए के तहत तो नागरिकता देना होगा, लेकिन जब उसके साथ एनआरसी आएगा तो एनआरसी में सबको फंसने वाली बात है, ज्यादातर मुस्लिम, क्योंकि वो तो टारगेट है कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। कितना जश्न हुआ सीए आने के बाद, लोग यहाँ तक कि लोग नारे लगा रहे हैं। और ये सीमा हैदर, ये जो सीमा हैदर हैं, इनको क्या लग रहा है ये 31 दिसंबर 2014 के बाद आई हैं लगभग, ये अभी पिछले साल आई होंगी, 1 साल 2 साल हुआ होगा। इनको कैसे नागरिकता मिलेगी जो इतना हल्ला मचा रही है, इतना शोर मचा रही है, इतना मोदी प्रधानमंत्री हो तो, देश का प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, ये नारे लगा रही हैं, ये इतनी ज्यादा खुश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इनकी नागरिकता आज ही मिल जाएगी। हो सकता है इनको भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़े। इनका तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से आई हैं, सारी दुनिया इनका जानती है कि पाकिस्तान से ये कौन सा कागज दिखाएंगी, कैसे?
यार ये जश्न मना क्यों रही है? इसको तो अपने लिए सोचना चाहिए कि मैं क्या करूंगी। ये तो 2014 के बाद वाली हैं, इनको तो नागरिकता इनको कैसे मिलेगी? ये झूठे खुश हो रही हैं इतना। जब होम मिनिस्टर कह दिए हैं तो वो होम मिनिस्टर का कहना है कि जो बात प्रधानमंत्री कह दिए वो पत्थर की लकीर है। तो पत्थर की लकीर सीए भी था और एनआरसी भी रहेगा और एनपीआर भी रहेगा। तो इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर ये 2 मरतबा ये बात कह चुके हैं कि जिस तरह सीए आएगा वैसे ही एनआरसी भी आएगा। ये कोई ना सोचे कि एनआरसी नहीं आएगा। तो ये इंटेंशन क्या है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।